अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरे पास एक स्प्लिट का चीगो चाइनीज़ कंपनी का एक इंडोर यूनिट का मॉड्यूल है। बोर्ड है, डिस्प्ले है, पावर सप्लाई है, टर्मिनल बोर्ड है। ये काम नहीं कर रहा। ये क्या करते हैं कि जैसे ही इसको लगाते हैं तो पहले इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसका फ़ैन प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो रहा था, आउटडोर यूनिट वर्क नहीं कर रही थी। और साथ में इसका जब उन्होंने टीम ने इसको ओपन किया है, जो इस पे वर्क काम कर रहे थे उन्होंने ओपन किया है तो देखा है तो ये फ्यूज़ बर्न आउट था और यहाँ से कुछ धुआं निकला हुआ है। जब भी बोर्ड आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसकी विजुअल इंस्पेक्शन कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि कैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखने से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी देखिए, ये फ्यूज़ यहाँ पर ये कंडीशन है और फ्यूज़ के साथ ये कंपोनेंट है, ये भी देखें तो इसका धुआं निकला हुआ है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। इस बोर्ड की हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इस बोर्ड का फंक्शन देखेंगे, इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, किस तरीके से आप उसको चेक करेंगे। सबसे पहले कोई भी बोर्ड आप देखते हैं तो उसकी इनपुट पावर पे चले जाइए। ये इसकी इनपुट सेक्शन है। यहाँ पर देखेंगे तो फ्यूज़ लगा हुआ है इस पॉइंट पर। इस फ्यूज़ से आगे यहाँ पर एक लाइन ये आ रही है और दूसरी लाइन ये आ रही है। यहाँ पर एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर से अभी इसको देख लें तो यहाँ पर फ्यूज़ से गुजरने के बाद ये दोनों लाइनें यहाँ पर इकट्ठी होकर ये आ रही हैं। एक लाइन यहाँ से गुजरेगी, इसके बाद हमारे पास ये ड्यूल लाइन फ़िल्टर है, चोक लगी हुई है। इस चोक से वोल्टेज गुजरेंगे और यहाँ से देखेंगे तो चोक के दूसरे एंड से गुजरेंगे और दो लाइनें यहाँ पर ये डायरेक्टली जा रही हैं इस साइड पे और एक लाइन ये चलेगी इस तरह। ये चलेगी 3 पॉइंट आगे कॉमन बना रही है, 1 2 3। यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे तो ये ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पर उंगली ले जाए तो 3 कंपोनेंट ये लगे हुए, ये लगे हुए हैं रिले। और इस पॉइंट को देखेंगे आप तो यहाँ से गुजरने के बाद इस पॉइंट पे आ जाता है ये वाला। यहाँ पर एक एंटीसी या प्रोटेक्शन लगी हुई है, इसके बाद ये इस पॉइंट पे आ गया और ये इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ पर हमारा लगा हुआ है ये वाला लाल वाला कनेक्टर, ये है हमारे ट्रांसफार्मर की इनपुट। तो सप्लाई यहाँ से गुजरते हुए इंडक्टर से गुजरी, ऐसे गुजरी, एक पॉइंट पे आ गई, यहाँ से गुजरी, ऐसे चली, इंडक्टर से गुजरी, यहाँ पर आ गई। अभी ये फ्यूज़ बर्न हुआ है तो फ्यूज़ के उड़ने का, फ्यूज़ के ब्लो होने का कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई सबब होगा। क्यों उड़ा? सबसे पहले जब आप बोर्ड पे काम करते हैं, किसी भी सर्किट पे काम करते हैं तो उसकी रीज़न ढूंढें कि ये फ्यूज़ उड़ा है। ऐसे नहीं है कि फ्यूज़ उड़ा, आपने पकड़ा और एक नया जड़ दिया। इसके डैमेज होने की रीज़न देखें। इसके डैमेज होने की रीज़न क्या क्या हो सकती हैं। इस पावर लाइन के अंदर जो जो चीज़ होगी आप उसको चेक कर लें कि उनमें से कौन सी चीज़ डैमेज है। एक डैमेज आपका हो सकता है ये, एक डैमेज लाइन में ये 3 रिले हैं, 1 2 3, ये पावर लाइन के अंदर आ रही हैं। दूसरी लाइन हमारी ये बन रही है ट्रांसफार्मर वाली, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी शॉर्ट हो सकती है। तीसरी लाइन अगर ये देखेंगे तो ये जा रही है यहाँ से फ़ैन पे और फ़ैन का दूसरा एंड आ रहा है इस जगह पे, इस कंपोनेंट पर। ये जो लाइन यहाँ से आ रही है तो यहाँ पर लगा हुआ है हमारा फ़ैन के लिए फेज़ ड्राइवर लगा हुआ है, ट्राइक लगा हुआ है। अगर ये शॉर्ट होगा फ्यूज़ उड़ेगा, अगर ये रिले कोई शॉर्ट होगी फ्यूज़ उड़ेगी। तो रिले के शॉर्ट होने का कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। अगर रिले का कोई टर्मिनल शॉर्ट होगा, कॉन्टैक्ट शॉर्ट होगा तो नेक्स्ट सर्किट डैमेज होगा। तो इस तरह से हमारी ये लाइनें, इनमें अगर कोई भी चीज़ पावर फेलियर आएगी, यहाँ पर ट्राइक शॉर्ट होगा, रिले शॉर्ट होगी, ट्रांसफार्मर शॉर्ट होगा, या यहाँ पर MOV लगा हुआ है, मेटल ऑक्साइड वोल्टेज लगा हुआ है, वरिस्टर लगा हुआ है, तो ये अगर शॉर्ट होगा वोल्टेज की सूरत में तो हमें सबसे पहले उसकी रीज़न ढूंढनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्यूज़ ब्लो है, कंटिन्यूटी पे रखें तो फ्यूज़ चेक कर लीजिए। फ्यूज़ हमारा ओपन है। अगर फ्यूज़ ओपन है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ रॉन्ग है। उस रॉन्ग को आपने पकड़ना है। सबसे पहले किसी भी सर्किट में, ये लाजमी नहीं है कि इस सर्किट की बात कर रहे हैं, इसको तो हम देखते हैं। हमारे पास अभी दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको हम रेडी कर लेते हैं।
रेडी कैसे करेंगे कि मैं यहाँ पे फ्यूज़ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल फ्यूज़ क्योंकि बर्न हो चुका है, तो हम इसकी जगह पे एक मैं ये 1 एम्पेयर की बस फ्यूज़ वायर लगा दूंगा। आम फ्यूज़ की निस्बत बहुत फास्टली ब्लो हो जाती है, यानी ये फ्यूज़ की निस्बत बहुत जल्दी डैमेज होगी। कोई भी शॉर्ट होगा तो ये फ़ौरन से उस सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेती है। देखिए अभी ये काविये की हीट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो इस तरीके से ये हमें ट्रबल शूटिंग में मदद देती है। हमारी ये फ्यूज़ अभी बस फ्यूज़ वायर मैंने कनेक्ट कर ली। ये लगी। अभी हमने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया। अभी इसको पावर अप्लाई नहीं करेंगे पहले, तो यहाँ पर आप इसकी इनपुट रेजिस्टेंस चेक कर लें। ये देखें तो यहाँ पर इसकी इनपुट रेजिस्टेंस आ रही है 45 ओम। किसी भी सर्किट की जब रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होगी, यानी 100 ओम, 100 ओम, 200 ओम, तो वो रेजिस्टेंस, अगर तो वो पावर सर्किट है फिर तो वहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट होगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं। वरना एक आम सर्किट, उसकी अगर ये रेजिस्टेंस आती है, दोनों साइड पे चेक कर लें, तो इसका मतलब है कि उस सर्किट के अंदर कोई दिक्कत है। इस दिक्कत को आपने पकड़ना है। एक तो हमारी ये वायर जो है, ये देखें बिल्कुल इस कंडीशन में है। यहाँ से इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ ताकि फिर हम इसको आसानी से अच्छे तरीके से हम लगा देंगे। देखें इसको सही से हम वायर स्ट्रिपर की मदद से अच्छी तरह से इसका जॉइंट कर देंगे ताकि ये फिर कुछ अर्सा चल जाए। इसके बाद जो सबसे पहला कंपोनेंट आ रहा है, तो पैरेलल में आपको सर्किट पकड़ने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, अभी हम इन 2 पॉइंट्स पे ऐसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर को उतार देंगे। जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये देखें तो 45 ओम रेजिस्टेंस उसी तरह आ रही है, 49 ओम। तो इसका मतलब है कि ये तो कहानी ख़त्म होगी, ये तो ठीक है। इसके बाद हमारी बारी आ जाती है इस ट्राइक की। तो ट्राइक को अगर देख लेंगे तो ट्राइक की ये देखें तो इसकी पिन डैमेज हुई हुई है। जो एक पिन है वो टूटी हुई है, यहाँ से डिस्कनेक्शन है। चलो जो डिस्कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि ये तो शॉर्ट नहीं हो सकता जिसकी डिस्कनेक्शन होगी, क्योंकि इसकी सेंटर पिन जिस पे वोल्टेज आ रहे हैं, डायरेक्टली वोल्टेज जिस पे पहुँच रहे हैं, इस पिन पे पहुँच रहे हैं, तो यही पिन डिस्कनेक्टेड है, तो ये शॉर्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये भी निकल गया। इसके बाद इस पैरेलल लाइन में हमारे पास ये आ जाते हैं 2 कैपेसिटर, 1, 2 और ये एमओवी आ जाता है। तो कैपेसिटर तो ज़ाहिरी तौर पे ठीक नज़र आ रहे हैं, तो इसका धुआं निकला हुआ है, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। जी ये देखिए तो ये वाकई में डैमेज है। और इस कंपोनेंट की बेस पे अगर देखेंगे जहाँ पे ये फिट है, तो वहाँ पे भी इसका ये धुएं ने ये कंडीशन कर दी है। तो इसकी अपनी कंडीशन भी देख लें। तभी इसी कंपोनेंट को हम ये चेक कर लेंगे। ये क्या करता है कि जब हाई वोल्टेज स्पाइक आती है तो ये इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। ये देखें तो यही वो कंपोनेंट है जिसने इंटरनली 49 ओम रेजिस्टेंस इसने इंटरनल शॉर्ट हो गया। इसके शॉर्ट होने की वजह से कहीं वोल्टेज ज़्यादा है तो ये शॉर्ट हो गया। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अभी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो अभी देखिए इनपुट रेजिस्टेंस ओपन हो गई। इसको अगर जब कंटिन्यूटी से निकाल के हमने देखा है तो ये देखिए तो हमारा सर्किट फंक्शनल आ गया। अभी हम ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं ताकि बाकी सर्किट की हमारी वेरिफिकेशन हो जाए। अभी देखें 567 ओम ये ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये सर्किट हमारा यहाँ तक इनपुट सेफ होगी। यहाँ पे इनपुट पे शॉर्ट था जिस वजह से फ्यूज़ डैमेज हो रहा था। अभी इस सर्किट को देख लें तो सर्किट वर्क कैसे कर रहा है। जब भी हम सर्किट देखते हैं तो सर्किट की जो इस तरह की पावर स्टेज होती है, तो पावर इनपुट पे हमेशा चेक कर लीजिए और इनपुट और इसकी आउटपुट। हमेशा प्रॉब्लम जब भी आते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हमारी इनपुट स्टेज होती है वहाँ पर आते हैं और उसके बाद आउटपुट पे आते हैं।
यहाँ पर देखिए इनपुट लाइन में हमारे पास ये इनपुट है और यहाँ पे प्रोटेक्शन नेटवर्क है हमारा। इस जगह पर यहाँ पर MOV लगा हुआ है और यहाँ पर फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर के यहाँ पर कैपेसिटर हैं और इस जगह पर, और यहाँ पर ड्यूल लाइन फ़िल्टर है। फ़िल्टर से वोल्टेज गुजार कर उसने एक तो डायरेक्ट दे दिए ट्रांसफार्मर पर और फ़िल्टर के दूसरे एंड से गुजारे ट्रांसफार्मर को दे दिए। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ से 12 वोल्ट या 15 वोल्ट आउट करेगा और ये 12 या 15 वोल्ट आगे मज़ीद रेगुलेट करके हमारे माइक्रो कंट्रोलर को मिल जाएंगे। जो AC लाइन आ रही है ये यहाँ से आएगी और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ट्राइक, BTA 12 लगा लें, ये 12 एम्पेयर का लगता है, 650 वोल्ट का। तो अगर ये लगा हुआ है तो ये क्या होता है, ये कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ये इसका फेज़ कंट्रोल किया जाता है। जितनी आपने फ़ैन की स्पीड हमने ब्लोअर फ़ैन की रखनी है, एक लाइन देखें तो कॉमन लाइन डायरेक्ट फ़ैन को दे दी और दूसरी लाइन फेज़ वाली लाइन इसने यहाँ पर आकर इसको दे दी। अभी ये कितना इसने वोल्टेज को गुजारना है, फ़ैन की हमें कितनी स्पीड चाहिए, ये वाली जो ब्लोअर फ़ैन है हमारा, तो यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर ड्राइव देगा ऑप्टो कपलर को, ऑप्टो कपलर ड्राइव देगा इस ट्राइक को। ट्राइक उतने वोल्टेज कंट्रोल करके, जिस तरह हम पानी वाली एक टूटी खोलते हैं तो उस टूटी से, टेप से जितना पानी निकलेगा, जितनी ज़्यादा खोलेंगे उतना ज़्यादा पानी निकलेगा। उसी तरह ही आप समझ लें कि एक ये नल लगा दिया, पानी वाली टोटी लगा दी है। जितना आप खोलते जाएंगे यहाँ से, तो ये है इसका कंडक्शन लेवल, जितनी पल्स आएगी उतना ये फेज़ को, ये फेज़ रेक्टिफायर है, उतना फेज़ को रेक्टिफाई करके आगे गुजरने देगा। उतने फेज़ का, यानी आप कह सकते हैं कि ये साइन है, तो अगर इतना साइकिल आएगा तो इतने पोर्शन को गुजरने देगा, उतना फ़ैन चल जाएगा। अगर यहाँ से 90% तक देगा तो एक फ़ैन, एक पीस गुजर जाएगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पल्स आएगी, ड्राइव यहाँ से लेके यहाँ तक ड्राइव आएगी, यहाँ से जितनी ड्राइव आएगी उतना पोर्शन हमारी इनपुट साइन का गुजरेगा और फ़ैन की स्पीड हो जाएगी। ये ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर ऑटोमेटिक फ़ैन कंट्रोल करता है, फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करता है ये माइक्रो कंट्रोलर। कंट्रोलर से सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल यहाँ से डार्लिंगटन अरे ULS 2003 लगी हुई है, यहाँ से वोल्टेज जाएंगे तो यहाँ से हमारी ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर इसके गेट को ड्राइव देगा, यही वोल्टेज जो हमारे गए थे यहाँ से इस कलेक्टर से आउट हो जाएंगे। अभी मैं जो ये पिन टूटी हुई है इसको जोड़ लगाता हूँ, फिर हम इसकी मज़ीद टेस्टिंग करते हैं और इसका जो वोल्टेज अरेस्टर है MOV लगा हुआ है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमेशा जब भी काम करते हैं लॉजिकली हमें करना चाहिए, एक तरतीब से जब हम चलते हैं किसी भी सर्किट को ट्रेस आउट करने के लिए तो वो इजी होता है। यहाँ पर जो हमारी ये इसकी पिन टूटी हुई है इसको अच्छे से सोल्ड कर रहा हूँ मैं, ताकि ये फिर ना टूटने पाए और बाकी दोनों पिनें भी डैमेज ना हो सके। ये मैंने इसको सोल्डर कर दिया। अब ये देखें ये पिन सोल्डर हो गई अच्छे से। जब इस सर्किट को सप्लाई मिल गई तो यहाँ पर एक डिस्प्ले लाइन है, एक करंट ट्रांसफार्मर है, 2 NTC लगे हुए हैं, एक पाइप टेम्परेचर सेंसर है, एक रूम टेम्परेचर सेंसर है। ये दोनों सेंसर काम करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को बताएंगे और साथ में यहाँ पर एक हमारे सीरियल EEPROM लगी हुई है। ये IC क्या करती है, इस IC के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। ये EEPROM है, सीरियल EEPROM है, ये इसके साथ यहाँ पर कम्युनिकेट करके इसके अंदर डाटा स्टोर करवा रही होती है। आपने टेम्परेचर सेट किया 40 डिग्री, 30, आपने टेम्परेचर सेट किया 26 डिग्री, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑन करेंगे तो वो 26 डिग्री यहाँ पे स्टोर हो चुका होता है, तो वो डाटा ये ले लेगी। उस डाटे को फिर कंप्रेसर उसी डाटे से, ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा 26 किया दोबारा ऑन करेंगे तो फिर वो 16 डिग्री पे ऑन हो जाएगा, नहीं। जब आपने एक दफ़ा इसकी सेटिंग कर दी तो ये वहाँ से डाटा लेगी। इसके बाद ये इसका है ड्राइवर सेक्शन, ULS 2003 IC है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का सिग्नल वीक सिग्नल होता है। इस सिग्नल को ULS 2003 IC डार्लिंगटन अरे है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं।
ये ट्रांजिस्टर पैक है। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि 8 या 10 ट्रांजिस्टर हैं, वो जुड़े हुए हैं। एक साइड पे बेस पे सिग्नल देते हैं आम स्विचिंग ट्रांजिस्टर की तरह, दूसरी साइड से आप ड्राइव दे रहे होते हैं किसी सर्किट को। तो ये रिले 12 वोल्ट की रिले होती हैं, इनको ये ग्राउंड प्रोवाइड करती है। जब ये रिले K1 ऑन होगी तो ये इस रिले के ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं, तो ये मेक कर देंगे। जैसे मेक करेंगे तो 220 के वोल्टेज यहाँ से आपके कंप्रेसर को चले जाएंगे। ये रिले ऑन होगी, यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल देगा, रिले ऑन होगी, यहाँ से वोल्टेज जाएंगे और क्या करेंगे, हमारे आउटडोर फ़ैन को चला देंगे। अगर आपने हीट पे करना है तो यहाँ से वोल्टेज चलेंगे, ये रिले ऑन होगी तो हमारे 4 वे वाल्व को वोल्टेज चले जाएंगे। अच्छा, इसी तरह यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर ये वाला ये वोल्टेज देगा। इसी तरह की एक और आईसी लगी हुई है ये वाली, तो ये आईसी कंट्रोल करेगी हमारी जो स्विंग मोटर है यहाँ पर। तो स्विंग मोटर 12 वोल्ट की होती है, उसको ये वोल्टेज जाएंगे और ये स्विंग मोटर स्टार्ट हो जाएगी और वो हमारे फ्लैपर्स को मूव करवाएगी। इसको मज़ीद डिटेल में अगर हम देखें तो ये इस तरह से काम करेगी। इसको मैंने इस तरीके से बनाया है। अभी यहाँ पर मैंने शो किया है माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, सप्लाई लेगा। सबसे पहले इसको पावर सप्लाई चाहिए, तो पावर सप्लाई के लिए हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर है। अगर पावर ट्रांसफार्मर किसी सर्किट में नहीं लगा हुआ और वहाँ पे लो वोल्टेज पावर सप्लाई या एसएमपीएस लगी हुई है तो वो वोल्टेज जाएंगे। ये सप्लाई ऑन होगी, इसको पावर अप करेगी। पावर अप करेगी तो हमारा ये सर्किट, डिस्प्ले सर्किट ये वाला एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ से हम जब रिमोट का सिग्नल देंगे, रिमोट से पावर ऑन करेंगे या इस बोर्ड के ऊपर ये लगा हुआ रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो प्रोसेसर हमारा एक्टिव हो जाएगा। और जो लास्ट नॉन कंडीशन होती है वो क्या करेगा, सीरियल EEPROM से डाटा लेगा। जितने टेम्परेचर पे पहले हमारा ये एसी चल रहा था वही डाटा उठाएगा, उतने पे फिर से सर्किट को ऑन करेगा। यहाँ पे रूम टेम्परेचर का सेंसर है और यहाँ पे पाइप टेम्परेचर सेंसर है। ये डाटा जब आएगा और यहाँ से करंट ट्रांसफ़र का सिग्नल है, करंट ट्रांसफार्मर का सिग्नल है। ये हमारे कंप्रेसर ऑन और ऑफ होने से जो सर्ज आती है उस वोल्टेज को जितनी चेंज आएगी वो यहाँ से सेंस करेगा और ये प्रोसेसर को बता देगा कि जी कंप्रेसर ऑन हो चुका। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये बाई डायरेक्शन होता है। ये डाटा इसमें राइट भी कर रहा होता है, इससे रीड भी कर रहा होता है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी अपना डाटा होता है, वो डाटा इसके अपने फंक्शन के लिए। लेकिन जो यूज़र डाटा, जब आप रिमोट से कोई भी डाटा कंडीशन देते हैं तो ये यहाँ पर स्टोर कर लेता है। जब लास्ट टाइम आपने इसको ऑन किया है उस वक्त क्या आपने फ़ैन हाई रखा था, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उस वक्त आपने टेम्परेचर कितना रखा था वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टोर नहीं कर सकता। फिर ये एक्सटर्नली एक अलहदा से ये मेमोरी लगी हुई है, तो ये मेमोरी वहाँ पे सेव करती जाएगी। ये सारे डाटे यहाँ पे सेव होंगे, यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, यहाँ पे हमारा IR सेंसर भी है। तो बेसिकली ये सारे का सारा डाटा रीड राइट जितना भी फंक्शन है यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, LEDs पे करना है, तो ये हमारी ये IC के थ्रू हो रहा होता है। इस जगह पे देखें तो ये डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर रहा है, प्रोसेसर हमारा डायरेक्टली कर रहा है। सॉरी, इस बोर्ड के अंदर ये काम नहीं कर रही, लेकिन किसी बोर्ड के अंदर यहाँ से ये ULS2003 वर्क कर रही होती है। यहाँ पे ये डाटा डायरेक्टली जा रहा है। ये एक मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, या तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा या ULS2003 के थ्रू करेगा। तो यहाँ पर प्रोसेसर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। ये वाला ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है और ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, तो हम कहते हैं ये लाइनें डायरेक्टली यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रही हैं। इसके बाद बारी आती है, अभी जब पावर ऑन की कमांड आपने दे दी तो माइक्रो कंट्रोलर ने क्या करना है कि यहाँ से डाटा लेना है, टेम्परेचर कितना है, सेटिंग कितनी है, कौन से मोड पे है, हीट है, कूल है, फ़ैन कितनी स्पीड पे चलाना है। तो ये सारी की सारी सेटिंग सबसे पहले ये कंप्रेसर ऑन करेगा। तो इसका कंप्रेसर ऑन करने के लिए इस IC ने इस रिले को ऑन करवाना है। इस रिले के एक एंड पे पॉजिटिव 12 वोल्ट दिए हुए होते हैं, दूसरे एंड को ये IC ग्राउंड प्रोवाइड करती है। ये सारी रिलेज जितनी भी 3 लगी हुई हैं ये वाली, तो ये यहाँ से स्विच करवाएंगी। तो ये ऊपर जाकर जो हमारी आउटडोर यूनिट के कॉन्टैक्टर हैं उनको ऑन करवाएगी, पावर कॉन्टैक्टर जो है। तो यहाँ से कंप्रेसर रिले, तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज होते हैं, तो लाइन यहाँ से आउट हो जाती है कंप्रेसर के लिए, यहाँ से मेन 4 वे वाल्व के लिए और यहाँ से फ़ैन के लिए, जो आउटडोर फ़ैन है हमारा।
तो ये यहाँ से 3 लाइनों पे 220 वोल्ट आउट करेगा। आगे उसके मुतलका सर्किट जो है बाहर आउटडोर यूनिट में जाके वर्क करेगा। ये चीगो का और मित्सुबिशी में ये KFR सीरियल है बोर्ड, इसका मॉडल नंबर है KFR70GW ये बोर्ड है। अभी इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर फैन है वो कितनी स्पीड पे चलाना है उसके लिए यहाँ पर एक इसके अंदर ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ये आईसी लगी हुई ऑप्टो कपलर की, और ये स्ट्राइक को जिस तरह मैंने बोला था कि उतना फेज रेक्टिफाई करवा के एक साइड पे हमने इसको फैन 220 दे दिए, दूसरी साइड पे इसको न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पर हमारा ये फ़ैन चलेगा। और कितनी स्पीड होगी वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कितनी पल्स आएगी। और यहाँ पर लाइनें हैं स्विंग मोटर के लिए, ये ULS 203 से निकलेगी। माइक्रो कंट्रोलर इन्हीं सारी लाइंस को कंट्रोल करेगा। रूम टेम्परेचर, पाइप टेम्परेचर और हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर, इन तीनों चीज़ों को मॉनिटर करते हुए ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाएगा। यहाँ पर पाइप टेम्परेचर सेंसर अगर डिक्रीज़ करता है, अगर वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है तो ये मॉनिटर करेगा कि हमारा फ़ैन नहीं चल रहा, या हमारी जो कंप्रेसर की लाइन है वहाँ पे गैस की कमी बेशी है। तो अगर वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, लाइन स्टक हो जाती है किसी वजह से भी, तो ये एरर जनरेट करेगा। अगर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये उस हिसाब से एरर जनरेट करेगा। तो चलें सर्किट को प्रैक्टिकली देखते हैं। अब इस सर्किट को मैं पावर अप्लाई करूँगा। दोस्तों, अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी। बोर्ड को जब आपने टेस्ट करना है तो इसको सीरीज़ लैंप के थ्रू हमेशा ऑन कीजिए और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। इनपुट टर्मिनल हैं उन पे सप्लाई दूंगा। मल्टीमीटर से हम टेस्ट करेंगे। इसको आप बोर्ड के अंदर भी लगा के, यूनिट के अंदर भी लगा के चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर प्रॉब्लम जो आई है, इस बोर्ड के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो है कि इसका जो MOV है वो शॉर्ट हो चुका था। तो MOV शॉर्ट होने की वजह से इसके अंदर जो दिक्कत आई है वो हम यहाँ से रिकवर करेंगे। तो MOV हमने निकाल दिया है फ़िलहाल, क्योंकि MOV तो प्रोटेक्शन है। तो अभी हम सीरीज़ लैंप के थ्रू इसको ऑन करते हैं और फिर इसको देखते हैं। ऐसा करते हैं, पहले इसी MOV को मैं बोर्ड के अंदर लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ कि ये क्या कंडीशन है। ये तो मैंने मल्टीमीटर से कोल्ड टेस्टिंग के थ्रू किया था। इस कंपोनेंट को बोर्ड के अंदर लगा के फिर आपको सीरीज़ लैंप की कंडीशन भी बता देता हूँ कि जी सीरीज़ लैंप इस पर क्या शो करेगा। तो ये लगाने से क्या है कि हमारे सर्किट की इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अभी देखिए, मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। जब मैंने पावर अप्लाई की तो हमारा ये इनपुट लैंप जो है वो फुल ग्लो कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा लैंप फुल ग्लो कर रहा है। तो ये फुल ग्लो करने की रीज़न क्या है कि हमारा जो ये सर्किट है, ये इनपुट रेजिस्टेंस डाउन होने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। अगर हम सीरीज़ लैंप ना यूज़ किया होता मैंने, तो हमारी ये बस फ्यूज़ वायर डैमेज हो जानी थी। अभी मैंने ये कंपोनेंट निकाल दिया। तो अभी मैं दोबारा इस बोर्ड को, अब ये देखिए हमने ये कंपोनेंट निकाला तो हमारा ये बोर्ड ऑन हो गया। अभी चूँकि इस पे लोड कनेक्ट नहीं है, ये देखिए, तो ये बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। इसको अभी मैं रीसेट करता हूँ। अभी इसका मतलब है कि इसका बाकी सर्किट जो है वो फंक्शनल है। इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे? मल्टीमीटर को AC वोल्टेज पे रखिए और एक लाइन इस कॉमन पे लगा दीजिए। कॉमन पे लगाया, कंप्रेसर की ब्राउन वायर है, यहाँ पर वोल्टेज आउट नहीं हो रहे, तीनों वायर्स पे वोल्टेज आउट नहीं हो रहे, क्योंकि अभी इसने अभी ऑन किया है हमने, तो ये इसका टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसके बाद ये रिले ऑन करेगा, क्योंकि डिले टाइम देगा। ये देखिए, रिले ऑन हुई और ये वोल्टेज आउट हो गए। एक इसने डिले टाइम दिया, डिले टाइम देने के बाद ये हमारी रिले ऑन हो गई। ये देखें, 4 वे वाल पे वोल्टेज नहीं आने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये तीसरी रिले भी, पहली और तीसरी ऑन हो चुकी हैं। तो हमारा आउटडोर का कूलिंग फ़ैन भी चल गया और कंप्रेसर भी ऑन हो गया।
और ये 4-वे वाल्व जो है इस वक्त ऑफ है क्योंकि इस वक्त ये कूलिंग मोड पे है। अगर इसको हीट मोड पे रखेंगे तो ये चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इस कनेक्टर पे देख लें तो हमारा इंडोर जो ब्लोअर है वो भी फंक्शन कर रहा है इस वक्त। इस पे ये देखिए तो ये 229 वोल्ट फुल इस वक्त फुल पे हमारा इंडोर यूनिट जो है वो चल रहा है। जैसे जैसे ये सिग्नल यहाँ पे कंट्रोल होता जाएगा हम फ़ैन की स्पीड रिड्यूस करेंगे। अगर हमारे पास मेरे पास रिमोट हो तो ये वोल्टेज आप यहाँ पे टेस्ट करेंगे, फ़ैन की स्पीड आप स्लो करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये वोल्टेज का लेवल जो है ये कम ज़्यादा होता रहेगा और हमारा आउटडोर फ़ैन जो है वो उसी तरह चेंज होता रहेगा। अगर आपको फ़ैन के वोल्टेज नहीं मिलते तो ये ऑप्टोकपलर, ये वाला ULS203 BTA12 ट्राइक, ये चीज़ें आप चेक करेंगे तो हमारे फ़ैन का मामला हल हो जाएगा। आउटडोर कंप्रेसर ऑन नहीं होता, इस रिले को चेक कर लें। आउटडोर का फ़ैन नहीं चल रहा, इसको चेक कर लें, या इसके पीछे ये आईसी है। अगर कोई भी सर्किट ऑन नहीं हो रहा तो फिर जैसे हमारे ये पावर में यहाँ पे दिक्कत थी या ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पर वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिलेंगे, अगर ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता तो उस सूरत में भी हमारे पास ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसके ये देखें, अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे आपको, अभी देखिए ट्रांसफार्मर के मैंने सप्लाई उतारी तो पूरा सर्किट हमारा ऑफ हो गया। अगर आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर हमारा वर्क नहीं करेगा तो भी हमें आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेंगे, तो हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। आप इसको एसी वोल्टेज में रखते हुए यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पर वोल्टेज ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए 13 वोल्ट एसी दे रहा है, तो जब ये एसी वोल्टेज इसको देंगे आप, ये सर्किट ऑन हो गया। इसको मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। ऐसे ही आप ये रूम टेम्परेचर सेंसर को भी चेक कर सकते हैं। ओहम पे रखिए और इसके दोनों पॉइंट्स पे लगाएं। तो नॉर्मली ये 10K का है, तो इसका जैसे ही हम टेम्परेचर अभी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारा ये टेम्परेचर सेंसर चेक हो जाएगा। टेम्परेचर सेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी देखें E5 कोड आ गया। E5 कोड टेम्परेचर सेंसर का है, तो इसको मैं लगा देता हूँ। जैसे मैंने लगाया तो हमारा एरर ख़त्म हो गया। अभी मैं पाइप टेम्परेचर सेंसर को देखता हूँ तो E6 आ गया। अगर E6 आ रहा है वो तो हम देखेंगे कि अभी देखिए ये मैंने, अगर हमारा E6 एरर आ रहा है तो हमारा ये सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। अभी देखिए ये मैं चेक कर रहा हूँ, इसको मैंने जस्ट ये पकड़ा हुआ, इसको हम हीट दे के भी चेक कर सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है ये सेंसर हमारा वर्क कर रहा है। तो जैसे ही मैं इस सेंसर को दोबारा से लगाऊंगा तो मेरा E6 एरर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें प्रोसेसर जो ही मैंने कनेक्ट किया प्रोसेसर ऑफ हो गया, माइक्रो कंट्रोलर ऑफ हो गया। इसको हम रीसेट करेंगे तो अभी ये एरर एंड हो गया। अभी हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, हमारे सेंसर लग चुके हैं। तो ऐसे ही अगर करंट का एरर आता है तो फिर आप इस करंट सेंसर को चेक करेंगे, और अगर ये एरर ख़त्म नहीं होते तो इनके सीरीज़ में एक एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। यहाँ पर ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस जगह पर, दोनों सेंसर के साथ SMD ट्रांजिस्टर होते हैं। इनको आप चेक कर लेंगे तो इस तरह से हमारे ये मसाइल हल हो सकते हैं। अभी हम दोबारा चेक कर लेते हैं AC वोल्टेज। ये देखें अभी तक रिले ऑन नहीं हुई। जैसे ही रिले ऑन होगी तो हमारे ये वोल्टेज यहाँ पर आ जाएंगे। हम फिर इसका वेट करते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर ने उतना टाइम देना होता है। अभी यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये इसका इनपुट वोल्टेज है। तब तक हम सर्किट देख लेते हैं जब तक ये सर्किट ऑन नहीं होता। यहाँ पर सप्लाई 220 दी, 13 वोल्ट आए, यहाँ से रेक्टिफाई हुए कैपेसिटर पर आए, इस कैपेसिटर से आगे यहाँ पर 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। यही 12 वोल्ट एक तो चले जाते हैं इन ICs की कॉमन पिन पे, और
इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कैपेसिटर बनने के बाद, कैपेसिटर पर वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर रेगुलेट होंगे, रेगुलेट होने के बाद यही 5 वोल्ट हमारे इस सेकंड रेगुलेटर को आ जाएंगे। यहाँ पे 78L05 ये इस प्रोसेसर के लिए स्पेशल रेगुलेटर है, तो ये 5 वोल्ट इसको मिल जाएंगे। ये इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये हमारे डिस्प्ले कनेक्टर की वायर है। तो ये सीरियल EEPROM लगी हुई है, ये डायरेक्ट यहाँ पे एक दूसरे के साथ डाटे का लेन देन करते हैं। ये हमारी लगी हुई है ड्राइवर IC डार्लिंगटन ड्राइवर। अगर हमारा यानी ये स्विंग मोटर वर्क नहीं करती यहाँ पर, तो उस वक्त हमारा दिक्कत कहाँ पे आएगी, इस IC में आएगी। तो अगर हमारा ये प्रोसेसर डिस्प्ले ही नहीं कर रहा तो ये क्रिस्टल ख़राब हो सकता है, इसकी सप्लाई ख़राब हो सकती है। अभी ये देखिए ये वोल्टेज आ चुके, ये वोल्टेज आउट हो गए। इस पेन पे देखेंगे तो ये वोल्टेज आउट कर दिए इसने, यानी कंप्रेसर भी ऑन हो गया और हमारा ये कूलिंग फ़ैन भी चल गया। अभी इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। जैसे ही ऑफ़ किया, रीसेट किया, सिस्टम ऑफ हो गया। फिर से ऑन करते हैं। एक दफ़ा ऑन करने के बाद ये अपना डिले टाइम पूरा करेगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा रिमोट सेंसर है जो हम रिमोट से ऑन ऑफ़ करते हैं। तो ये डाटा केबल है, बाज़ औक़ात इसके अंदर, इन केबल्स के अंदर, इन कनेक्टर्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये कनेक्टर आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, इसके अंदर पुअर कनेक्शन होगा, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल होता है। तो अगर इसके अंदर करोजन आ जाएगी, इसके अंदर जंग लग जाएगा। बाज़ औक़ात जंग लगा हुआ था क्योंकि यहाँ पे नमी होती है। तो अगर यहाँ पे नमी है तो ये कनेक्टर भी हमारे लिए दिक्कत पैदा करता है। ये कम्युनिकेशन में इशू देता है बोर्ड के साथ, इसके साथ IR का सिग्नल रिसीव नहीं करता। आपको 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहे, तब ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके 5 वोल्ट ये इस सर्किट के ये यहाँ पर जाते हैं। तो अगर कोई भी हमारे पास एरर आता है तो हमें उस एरर का स्पेसिफिक एरिया जो है वो सर्च करना पड़ता है। अगर E6 आता है, E5 आता है, ये टेम्परेचर सेंसर का, रूम टेम्परेचर सेंसर का कोई भी एरर आता है, तो हमें क्या करना है कि उस स्पेसिफिक लाइन पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंसर इसकी इस पिन पे जा रहा है मिसाल के तौर पे, तो आपने इस लाइन को ट्रेस करना है कि ये कंप्रेसर ये क्यों दे रहा है एरर। सेंसर की वायर शॉर्ट है तो टेस्ट कर सकते हैं। सेंसर का अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, वो भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर आपके पास उसकी लाइन में कैपेसिटर लगा हुआ है, वो प्रॉब्लम दे रहा है। ये देखिए ये रिले ऑन हुई, ये वोल्टेज हमारे पास आ गए, ये भी आ गए और ये भी आ गए। ये डिले टाइम के बाद ऑन हो गए। अभी ये कुछ देर वेट करेगा। जब इसको कूलिंग यहाँ पर नहीं मिलेगी तो E3 एरर आएगा। तो इस तरह से हम उस मुतलका सर्किट को देखते हुए हम सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक तो इसके अंदर ये वाला MOV चेंज करूँगा, नया लगाएंगे हम, क्योंकि कभी भी प्रोटेक्शन को रिमूव नहीं करें। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये है कि मैं इसका फ्यूज़ चेंज करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।